ओके तो हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था गॉस लॉ पार्ट 1, तो अब हम करेंगे गॉस लॉ पार्ट 2। ठीक है। तो देखो मेनली इसमें गॉस लॉ पार्ट 2 में हमें मेनली ज्यादातर हम जो डील करेंगे वो करेंगे कंडक्टर से डील। ठीक है। तो पहले कंडक्टर की एक बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद उसके और भी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी आएंगी। तो देखो भाई, कंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, आगे भी बहुत काम आएगी ये। ठीक। जैसे लेट सपोज एक कंडक्टर ले लिया हमने ये, और इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है। तो ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मान लिया मैंने इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का मैंने मान लिया ई। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो कंडक्टर है, सिंस ये जो है ये आपका कंडक्टर। ठीक है भाई, कंडक्टर। तो कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंपल, जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पर फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है तो फोर्स किधर लगती है, अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स पे लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में फोर्स लग रही है। अब राइट साइड के इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में आ गए तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज। ओके। इस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइजेशन। सिंपल है, सेग्रीगेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पहले न्यूट्रल था, नेगेटिव एक तरफ आ गए, पॉजिटिव एक तरफ आ गए, तो पोलराइजेशन। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब ये जो पोलराइजेशन हुआ है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा अवे फ्रॉम द चार्ज। ये नेगेटिव भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा अवे, मतलब सॉरी टुवर्ड्स। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से डेवलप हुए हैं, पोलराइजेशन की वजह से। दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट है तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे, ईपी। इसको मैं बोल देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब ये जो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, ऑपोजिट। तो ये जो डेवलप होता है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वल और अपोजिट होता है किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इक्वल एंड अपोजिट है तो इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा कंडक्टर के अंदर, जीरो। ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से बता रहा हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आए यहां पॉजिटिव, तो एक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ईपी ने ई को कैंसिल आउट कर दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंडक्टर की जो भी हमने किया था। ये प्रॉपर्टीज देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, ये तो अभी हमने देखी थी, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये इंपॉर्टेंट है। आप कंडक्टर को कोई जो मर्जी चार्ज दे दो, वो उसके अंदर कभी चार्ज एंटर नहीं करेगा और उसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, जीरो। ये मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूं। देखो मान लो ये कोई कंडक्टर है, अभी हमने देखा था ये। अब मान लो मैंने इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया, जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया तो हो सकता है ये चार्ज अंदर एंटर कर जाए, अभी मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं। ये मैंने कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक। अब यहां पर किया, कंडक्टर के अंदर अभी मैं देख चुका हूं, इनसाइड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो जब मैं यहाँ गॉस लॉ लगाऊंगा, ये डीए वेक्टर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ गॉस लॉ लगाऊंगा, तो गॉस लॉ लगाओ आप, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीए दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एफ। खुद ही देखो, गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा, अपने आप जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो क्यू इनसाइड जीरो। इसका मतलब ये हुआ कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज एंटर नहीं करेगा। तो होगा क्या, जो हम कंडक्टर को चार्ज देंगे वो कहां जाएगा, तो जो भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे वो हमेशा और हमेशा उसकी कहां पर रहेगा, सरफेस पे रहेगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, whatever the charge given to the conductor resides only on the surface of the conductor, कभी भी वो अंदर एंटर नहीं होगा। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी पे आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी लिख दे रहा हूं, एंड इट्स वैल्यू इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है। तो ये सिंपल है, ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है,
और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अभी के लिए मैं सिर्फ ये लिख दे रहा हूं, आप इसको देख लो। जैसे ये कोई कंडक्टर है आपके पास, ये, तो इसको जो भी हमने चार्ज दिया वो उसके सरफेस पे रहेगा, ठीक है भाई, सरफेस पे रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखो ये सरफेस है, वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन, ये अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये प्रूव करके देखना। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो इसे डिराइव करते हैं। लेट सपोज मैं एक कंडक्टर मान लेता हूं, 3D शेप मान रहा हूं इसकी, ठीक है, ये क्यूबॉइडल फॉर्म में मैंने कंडक्टर मान लिया। अब मैं इसको चार्ज दूंगा, हम देख ही चुके हैं जो भी चार्ज आप दोगे वो हमेशा कहां पे रहेगा, सरफेस पे, कभी भी चार्ज इसके अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है भाई, ये बना दिया हमने, ठीक है। ये अब मैं क्या करता हूं, एक गॉसियन सरफेस मानता हूं, तो मैं एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान रहा हूं, ये देखो, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, थोड़ा हिस्सा बाहर है और थोड़ा हिस्सा कहां है, अंदर है, ठीक। तो अब जब मैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने माना, तो इसको ध्यान से देखो, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3, तो ये मैंने 3 सरफेस मान लिए। तो यहाँ का एरिया वेक्टर किधर आएगा, डीए, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आएगा, एरिया वेक्टर डीए परपेंडिकुलर, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक, भाई यहाँ डीए तो निकाल लोगे, बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो 3 सरफेस 1, 2 एंड 3, तो वही निकालूंगा मैं, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स इज φ1, φ2, φ3, ठीक। नेट फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डीए, पहले वाले के लिए निकाल लो, ई डीए कितना एंगल है, cos 0 डिग्री। दूसरे वाले के देख लो, ई डीए कितना एंगल है, 90 डिग्री, ई डीए cos 90। तीसरा वाला देखो, ई डीए, लेकिन ई की वैल्यू कितनी है, 0, ई डीए cos जो भी होगा थीटा, बट ई कितना हो गया, 0। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया भाई, ई इंटीग्रेशन डी, बाकी एक 0 हो गया और वो भी 0 हो गया, तो ई डी आ गया। अब डीए इसका एक छोटा सा एरिया था, ये आपको क्लियर कट पता है, इसका टोटल एरिया कितना है, ए। ये जो चार्ज इसके इनसाइड है, ये, इसका भी एरिया कितना है, ए। फिर आपको एक चीज बताई थी, अगर मैं यहाँ सिग्मा की वैल्यू डाल दूं, तो व्हाट इज सिग्मा, मान लो मैं ये ले लेता हूं इतना, तो कितना चार्ज है इसके पास, क्यू इनसाइड, कितना एरिया है इसके पास, ए। तो इससे मैं क्यू इनसाइड निकाल दूं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू इनसाइड, दैट इज सिग्मा इनटू ए। तो याद रखना, ठीक। अब मैं नेट फ्लक्स, इसको मैंने निकाल के यहाँ छोड़ दिया, तो नेट फ्लक्स भाई कितना आ गया, ई इंटीग्रेशन डीए, डीए छोटा सा एलिमेंट था सरफेस नंबर 1 का, सारे एलिमेंट जुड़ गए तो कितना आ गया, ई। अब गॉस लॉ अप्लाई करूं तो नेट फ्लक्स इसके बराबर होता है, नेट फ्लक्स इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। व्हाट इज क्यू इनसाइड, नेट फ्लक्स की वैल्यू ऊपर से लिखो, ई ए, व्हाट इज क्यू इनसाइड, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ए गेट्स कैंसिल्ड एंड यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसको याद रखना, अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नॉट है, E नॉट नहीं है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, इस सरफेस पे बताऊं, तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहां पे बताओ इसके परपेंडिकुलर इधर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। So electric field is always perpendicular to the surface of the conductor and its value is given by sigma upon epsilon. इसको याद रखो। चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट। तो अगर हम इसको देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, ऐसी मान ली, जिसके 2 सरफेसेस हैं। मान लो मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, तो जैसे ही मैं इसको क्यू चार्ज दूंगा, तो चार्ज जो है वो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, और इधर भी चला जाएगा चार्ज। तो 2 सरफेस बन गए इसका, एक तो सरफेस ये बन गया और एक सरफेस ये बन गया। तो टोटल चार्ज क्यू मिला, तो इधर वाले को कितना चार्ज मिल गया, Q/2, और इधर वाले को कितना चार्ज मिल गया, Q/2।
अब हम एक सिंगल प्लेट की वजह से चार्ज देख चुके हैं, एक सरफेस की वजह से, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो ये किस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 1 की वजह से, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। क्यों? क्योंकि दोनों का राइट साइड में होगा, पॉजिटिव चार्ज का अवे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है अवे। तो अगर मैं निकालना चाहूं तो इट विल बी व्हाट, इधर वाला कितना हो जाएगा, क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसको लिखूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एक सिंगल प्लेट की वजह से कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दूसरी की वजह से भी कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एक सिंगल प्लेट की वजह से। अगर मैं इसको चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो, इधर वाली शीट है, इसका सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज कितना है Q by 2, एरिया कितना है A। इधर वाली शीट है, इसका सिग्मा कितना हो गया, Q अपॉन 2 इंटू A हो गया। तो अगर मैं यहां वैल्यू डालूं तो व्हाट विल बी वैल्यू, चलो यहां डाल देता हूं, Q अपॉन 2A मतलब अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन 2A अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करो, Q by 4 तो फाइनल आंसर कितना आ गया, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन। क्लियर? तो इसको याद रखना, अगर आपको एक प्लेट दी गई है जिसके दो सरफेसेस हैं, तो अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का जुड़ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इट विल कम आउट टू बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये मैंने सिग्मा के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर चार्ज के फॉर्म में निकालना है, टोटल चार्ज के फॉर्म में, तो इट विल कम आउट टू बी Q अपॉन 2A एप्सिलॉन। क्लियर? चलो तो देखो हमने ये किया। अब ये देखो, लेट सपोज हमारे पास दो प्लेट है। अब मेरे पास दो प्लेट है और दोनों को चार्ज दिया गया है कुछ ना कुछ। तो इसको मान लिया मैंने Q1 चार्ज दिया गया है और इसको जो है इस प्लेट को Q2 चार्ज दिया हुआ। तो मुझे थोड़ा ये बताना है कि इनके इनर सरफेसेस पे कितना चार्ज आएगा, और आउटर सरफेसेस पे भी निकाल सकते हैं फिर हम कितना चार्ज आएगा। अभी सिर्फ इनर सरफेसेस पे मैं निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, एक गॉसियन सरफेस मान रहा हूं। तो गॉसियन सरफेस मैं ऐसे मान ले रहा हूं, ये रहा गॉसियन सरफेस, ये रहा मेरा गॉसियन सरफेस। ठीक, अब इसमें जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी कुछ आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किस तरीके से होगा, यहां पर ये सरफेस, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसा इधर होगा या इधर होगा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पैरेलल होगा गॉसियन सरफेस। यहां पर भी गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पैरेलल मान लिया मैंने। डीए वेक्टर किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इस सरफेस पर भी डीए वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर नीचे हो जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि हम कंडक्टर के अंदर हैं। ये कौन सी प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग। ये सारा कुछ जो भी चल रहा है वो कंडक्टर पे चल रहा है, ये भी कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। इस वाले कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। अब ध्यान से देखो, जब आप इस पे गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E डॉट dA जब सॉल्व करोगे, यहां से चलता हूं मैं, E dA cos 90, cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो E dA cos 90 0 आ गया। यहां तो E ही 0 है तो 0, यहां E dA फिर से cos 90, तो कितना आ गया, 0 आ गया। फिर यहां अगेन E 0 है, तो ये पूरा टर्म इस गॉसियन सरफेस पर, ये लेफ्ट साइड का पूरा टर्म कितना आ जाएगा, 0। तो ये 0 आ गया। इसका मतलब Q इनसाइड कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये है कि जो रेड गॉसियन सरफेस बना है, इसके अंदर टोटल चार्ज 0 होगा। अब टोटल चार्ज 0 होने का मतलब या तो चार्ज ही ना हो, या फिर ऐसा हो जाए कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो। तो यहां पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब अगर मान लो इस सरफेस पे x चार्ज होगा, तो इस पे कितना हो जाएगा, -x। ठीक है, देखो x माइनस x 0 आ गया। अब इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर दो प्लेट एक दूसरे को फेस करके रखी हुई हैं, तो उनके इनर सरफेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। The two plates will have equal and opposite charges on their inner surfaces. इसको याद रखना, ठीक है।
दो प्लेट हैं, उनके फेसिंग सरफेसेस पर, बाहर वालों पे हम कमेंट नहीं कर रहे, अंदर वाले सरफेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, एक पे एक्स है तो दूसरे पे माइनस एक्स। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर गिवन चार्जेस Q1 एंड Q2। दो आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं, यार मच्छर उड़ रहे हैं, छोटी वाली को लगा देना यार, छोटू को लगा देना कोई ना। तो देखो ये क्वेश्चन देखो, टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर गिवन चार्जेस Q1 एंड Q2, फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दो प्लेट है, ये मेटल की प्लेट है, ये भी मेटल की प्लेट है, मेटल मतलब कंडक्टर। तो दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक को चार्ज दिया Q1 और दूसरे को चार्ज दिया Q2। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कहां पर, सरफेस 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4 पर। तो ये हमें बताना, ठीक। अब मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, मैं वही लॉजिक यूज करूंगा जो भी मैंने यूज किया था। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मानूंगा, फिर उसको अभी सॉल्व किया था तो हमने निकाला था कि प्लेट्स की इनर सरफेसेस पर जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। इसको ध्यान से समझना आप। तो यानी कि अगर मैं यहाँ चार्ज x मान लूं तो यहाँ पे चार्ज -x हो जाएगा, एक पे x हो गया तो दूसरे पे -x, ठीक है, मान लिया हमने। टोटल चार्ज कितना था इस प्लेट पर, Q1, x इधर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा, Q1 -x, ठीक है भाई। इस पे टोटल चार्ज कितना मिला था इस प्लेट को, Q2, -x इधर चला गया तो इधर कितना बचा, Q2 प्लस x, -x इधर चला गया, टोटल चार्ज करके देखो। अब हम इस प्रॉपर्टी का, अब हमें ये x की वैल्यू और ये सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है। तो अब हम क्या करें, अब हम उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो अब मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, लेट सपोज ये मैंने पॉइंट ले लिया P, ये कंडक्टर के अंदर है, तो यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब कितने सरफेसेस हैं, 1 2 3 4, इन चारों सरफेसेस की वजह से मैं यहां लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ठीक। डायरेक्शन का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, देखो चारों सरफेसेस में मुझे चार्ज पता है, ठीक है। अब देखो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे जो भी चार्ज है हो, तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में होगा, पॉजिटिव चार्ज माना तो अवे फ्रॉम दी, ये भी पॉजिटिव चार्ज माना मैंने, तो किधर हो जाएगा, मैं वैल्यू मान ले रहा हूं उसकी, ये पॉजिटिव चार्ज, तो किधर हो जाएगा, E2, अवे फ्रॉम। ये शीट है, या नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, E3। उधर पॉजिटिव चार्ज माना मैंने, तो उधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इससे अवे होगा, तो अवे मतलब 4 से अवे मतलब E4, तो ये हमारे पास आ गए, तो 2 राइट में आ गए और 2 लेफ्ट में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना होना चाहिए, 0। तो कैसे 0 होगा, तो ध्यान से खुद ही देखो, 2 राइट वालों को जोड़ देता हूं, E1 और E3 को, तो यहां पे मैं इसको हटा रहा हूं, Q2 प्लस x था, देखो इसको, E1 प्लस E3 इक्वल्स E2 प्लस E4, E2 E4 इधर है, E2 प्लस E4। अब मुझे इनकी वैल्यूज बताओ, ध्यान से बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक सिंगल प्लेट की वजह से होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। एक बार एक का लिख के बता रहा हूं, इस सरफेस का लिख के बता रहा हूं, बाकी का आप खुद से लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक शीट की वजह से, इस सरफेस की वजह से, जैसे E1 इस वाली प्लेट की वजह से कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होता है, सिग्मा अपॉन, एक शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। सिग्मा कितना है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिग्मा की वैल्यू लिख दी है। अब मैं इसी तरीके से E1 E2 E3 E4 की वैल्यू लिखूं, तो E1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी भाई, E1 की वैल्यू आ जाएगी, E1 पे चार्ज कितना है, सॉरी ये वाला मैंने E2 लिख दिया है, E2 लिख दिया, इस वाले सरफेस का मैंने निकाल के देखा, E1 पे चार्ज कितना है, Q1 माइनस x, तो ध्यान से देखो, चार्ज की वैल्यू लिखो Q1 माइनस x अपॉन एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। इस वाले पे आ जाओ,
यहां पर कितनी है, प्लस एक्स अपॉन चार्ज अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन। इस वाले पे आ जाओ। अच्छा, माइनस की वजह से हमने डायरेक्शन पहले ही कंसीडर कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी लिखते हैं तो चार्ज के साइन को कंसीडर नहीं करते। तो यहां पे कितना चार्ज है, एक्स अपॉन ए 2 एप्सिलॉन। इस वाले की वजह से लिखो प्लस Q2 प्लस एक्स अपॉन ए 2 एप्सिलॉन। हो गया, ये समझ आ गया होगा भाई, हट गया पूरा। Q1 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स एक्स प्लस Q2 प्लस एक्स, ये हट गया पूरा। 2x कितना आ गया, Q1 माइनस Q2, x कितना आ गया, x आ गया Q1 माइनस Q2 बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो जो x है हमारा वो कितना आ गया भाई, Q1 माइनस Q2 बाई 2, यानी दो चार्जेस का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। अब मैं वैल्यू लिख रहा हूं, तो वैल्यू को ध्यान से देखो, यानी यहां पे कितना चार्ज होगा, इस जगह चार्ज कितना होगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां पे कितना होगा इस वाले पर, यहां पे वैल्यू कैलकुलेट कर लो। Q1 माइनस एक्स है, तो Q1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सॉल्व करो 2Q1, तो यहां पे सॉल्व होके आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। अब इधर बता दो, इधर मैं रेड कलर से लिख ले रहा हूं, x की वैल्यू निकल चुकी है, तो यहां पे कितना आएगा, माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, Q1 माइनस Q2, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा भाई, आप Q2 पता है प्लस x जोड़ दो इसमें, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता दे रहा हूं, यहां पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 था, तो जो इनर सरफेसेस होते हैं वहां पर चार्ज, जो चार्जेस का डिफरेंस है, यानी Q1 माइनस Q2 का हाफ आता है, एक पे प्लस आता है तो दूसरे पे माइनस आता है, ठीक। और जो आउटर सरफेसेस होते हैं वहां पर चार्ज जो इनका सम है, यानी Q1 प्लस Q2, उसका हाफ आता है। तो आउटर सरफेसेस पे इक्वल चार्ज होता है, दोनों पे Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इनर सरफेसेस पे इनका जो डिफरेंस है उसका हाफ होता है, और एक पे पॉजिटिव होता है और एक पे नेगेटिव। इस रिजल्ट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलूं तो द इनर सरफेसेस, the charge on the inner surfaces are equal and opposite, and its value is equal to the half of the difference of the charges. The charge on the outer surfaces are equal and their value is equal to the half of the sum of the charges. ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन देखो। 3 conducting sheets are placed parallel to each other। 3 शीट दे रखी है आपको, कंडक्टिंग है, तीनों कंडक्टर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिंगल शीट की वजह से मैं इसे हटा दूंगा, सिर्फ करा के बता रहा हूँ ये कि अगर मैं किसी को Q चार्ज देता हूं तो उसके साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है इसके नियर बाई पॉइंट पर, ठीक है, तो वो कितना निकल के आता है, Q अपॉन चार्ज के फॉर्म में बताया था मैंने, क्या आता है Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और अगर सिग्मा के फॉर्म में बोलूं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, ये बताया था अभी। तो इसको भी अभी मैं हटा देता हूं यहां से, ये अभी हमारे इसको यूज करूंगा मैं। तो अगर मुझे ए यहां पे कैलकुलेट करना है ए पर, तो ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो E1 किधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज है अवे, तो E1 इधर आ जाएगा। E2 किधर आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो इधर आ जाएगा। E3 किधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अभी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये याद रखना E1, E2 और E3। अब मुझे कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू, तो मैं यहां लिख रहा हूं पॉइंट ए। तो आप ध्यान से देखो और पॉइंट ए मुझे बताओ कि पॉइंट ए पे कितना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो इसको देखो, पॉइंट ए, तो वो आ गया आपका पॉइंट ए। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, मैं वेक्टर के साथ लिख रहा हूं, तो E1 विल बी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा आपका Q, चार्ज Q है, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस आई के, ये आ गया। ये E2 बताओ, 2Q, 2Q, तो ये आ जाएगा 2Q 2A एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन आई के, राइट साइड में आया था आई के। E3 कितना चार्ज है 3Q, तो 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस आई प्लस 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस आई के। तो इसको भाई आप सॉल्व करो तो खुद ही समझ आ जाएगा आपको कि ये आ कितना रहा है आपका। तो ये आ जाएगा आपका 3Q माइनस का है, Q माइनस का है और ये 2Q, तो Q 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस ये आ जाएगा, सॉल्व किया ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो इट विल कम आउट टू बी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। ये मैंने निकाल के दिखा दिया। अब बी पॉइंट पे चलते हैं भाई कि बी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अब बी पॉइंट पे चलो, इसको मैं हटा देता हूं। पॉइंट बी, देखो भाई ये रहा पॉइंट बी आपका, यहां मैं लिख रहा हूं पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी। अब फिर यहां बना के दिखाओ कहां कितना आएगा। शीट 1 की वजह से पॉजिटिव है तो अवे, E1, 2 की वजह से नेगेटिव है तो टुवर्ड्स E2, शीट 3 पॉजिटिव है तो अवे, तो ये आ गया भाई आपका निकल, क्लियर। तो अब मैं वैल्यू लिख दूं इसकी, तो बता दो खुद ही, E एट B, E1, चलो E1 की वैल्यू लिखो, राइट साइड में है, तो Q चार्ज कितना है, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट आई कैप, पॉजिटिव साइड, इस पर चार्ज कितना है 2Q, लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, प्लस 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस आई, इसका बताओ 3Q नेगेटिव साइड की तरफ है, प्लस 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस आई, खुद ही देखो भाई कितना आ रहा है, 3 और 2 5, 5 में से क्या 4, तो 4Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस आई, तो ये सॉल्व हो क्या जाएगा आपका 2Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट माइनस, so this is your final answer, this is the electric field at point B। तो देखो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं कंडक्टर की, तो ये प्रॉपर्टी पढ़ो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ चार्ज फ्री कैविटी इन अ क्लोज्ड कंडक्टर इज 0, ठीक है, समझो इसको। ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, ये मान लो कोई कंडक्टर है, इसके अंदर कोई कैविटी है, फ्री स्पेस है, हॉलो स्पेस है, फ्री स्पेस, ये कंडक्टर, इसके अंदर ही कैविटी। अब वो बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ चार्ज फ्री कैविटी, यानी अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 रहेगा। देखो मैं दो जगह बता दे रहा हूं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज 0 रहता है, 0 रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। और वो ये बोल रहा है कि इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0, ठीक है। क्यों, सिंपल, अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप यहाँ गॉसियन सरफेस बनाओगे, मान लो आपने गॉसियन सरफेस बनाया, तो गॉसियन सरफेस क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA इक्वल्स Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इसके अंदर कोई चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है यानी Q इनसाइड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक। ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं कैविटी, ठीक है, हॉलो स्पेस। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैं थोड़ा इसमें चेंज और कर दे रहा हूं, ये कैविटी है हमारी, ये हमारा कंडक्टर, मान लो मैं बाहर चार्ज रख दूं कोई भी, इसको कंडक्टर को मान लो चार्ज दे दूं, तो चार्ज जो है अभी बताया था बाहर फैल जाएगा, फैल जाने दो बाहर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, 0, यहां पे 0 रहेगा। कंडक्टर के अंदर क्यों 0 रहता है, इस
इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट सुनो, कंडक्टर के अंदर होता है पोलराइजेशन, उसी की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कैविटी के अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? बना लो गॉसियन सरफेस भाई, ये बनाया गॉसियन सरफेस, क्या इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? जीरो। यानी कि सिंपल समझाने का मतलब ये है कि आपने जो भी बाहर से चार्ज दिया उसका अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरीके से समझना है, बेटर तरीके से समझो, ये जो कंडक्टर है ये कैविटी को शील्ड करता है। आप बाहर जितना मर्जी चार्ज दे दो उसका इफेक्ट अंदर नहीं आएगा। अगर अंदर चार्ज रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, लेकिन बाहर के चार्ज की वजह से कभी भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। तो ये कंडक्टर जो है वो इस कैविटी को शील्ड करके रखा हुआ है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। तो देखो भाई, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, अब सेकंड प्रॉपर्टी, इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड कैविटी, अगर चार्ज Q को आपने कैविटी के अंदर रखा, जो कि रखा हुआ है कैविटी है, इसके अंदर चार्ज Q, देन माइनस Q चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस, देन माइनस Q चार्ज इंड्यूस होगा इनर सरफेस, ये रहा इनर सरफेस, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं S1, इनर सरफेस को S1 बोला, एंड प्लस Q चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस S2। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा, वो बोल रहा है कि अगर आपने यहाँ Q चार्ज रखा कैविटी के अंदर तो इनर सरफेस पर यानी यहाँ पर माइनस Q डेवलप होगा और बाहर प्लस Q डेवलप होगा। मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो जैसे ये दे रखा है, अगर मैं यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, ये गॉसियन सरफेस बन गया, ये गॉसियन सरफेस बन गया, मैंने कंडक्टर का ये बनाया, कंडक्टर का जो स्पेस है उसके अंदर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई? जीरो। तो मैंने गॉस लॉ लगाया, तो गॉस लॉ क्या बोल रहा है? E डॉट dA इक्वल्स Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, ये बोल रहा है भाई गॉस लॉ, तो मैंने मान लिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर E जीरो है, पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पर E जीरो है, तो E जीरो है, कर दिया जीरो, तो Q इनसाइड कितना निकल के आ गया? जीरो। तो Q इनसाइड कितना होना चाहिए? जीरो। अब चेक करके तो देखो जाके, क्या Q इनसाइड जीरो है? ये देखो, इसके अंदर Q रखा हुआ है, Q इनसाइड तो जीरो है नहीं, तो यानी होना पड़ेगा, तभी तो गॉस लॉ वैलिड होगा। तो Q इनसाइड जीरो कैसे हो सकता है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे चार्ज रखा है Q, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? माइनस Q। कौन सा डेवलप होगा? माइनस Q। अब आप सोचोगे ये चार्ज आया कहां से? क्या बताया था? ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन भाग के इनर सरफेस पे आ गए, ये देखो यहाँ इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इस सरफेस पे कितना चार्ज आ गया? माइनस Q, इसको याद रखना। ठीक, अब बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो बाहर कितना चार्ज डेवलप हो गया होगा? तो बाहर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो बाहर कितना डेवलप हो गया? प्लस Q, यही तो बोल रहे हैं। ठीक, फिर से समझ लेना, गॉसियन सरफेस बनाया, E डॉट dA इक्वल जीरो, E जीरो है तो Q इनसाइड जीरो होना चाहिए, बट अंदर चार्ज Q था, तो Q इनसाइड जीरो करने के लिए बाहर से चार्ज आया माइनस Q, अगर बाहर से माइनस Q चार्ज आया तो बाहर कितना डेवलप हो जाएगा? प्लस Q, तो ये पहले से रखा था, ये दोनों चार्ज डेवलप हुए, इस वजह से हम इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, देखो भाई ये वाली प्रॉपर्टी देखो, इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड कैविटी, चार्ज कैविटी के अंदर रखा हुआ है Q, एंड द कंडक्टर इज गिवन चार्ज कैपिटल Q, और इस कंडक्टर को हमने बाहर से कैपिटल चार्ज दिया कैपिटल Q, देन माइनस Q चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस S1, तो यहां पर चार्ज इंड्यूस होगा S1, ठीक है, माइनस Q, S1 पे माइनस Q इंड्यूस होगा, एंड टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस विल बी Q प्लस Q। इसे मैं करके दिखा रहा हूं तब ज्यादा क्लियर होगा, वही लॉजिक। यहां पे मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, इस गॉसियन सरफेस पे जब मैंने E को पता किया, कंडक्टर के अंदर हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा वही वाला लॉजिक लग गया भाई, अभी जो लगाया था E डॉट dA Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो, तो Q इनसाइड भी कितना हो गया? जीरो, यानी इसके अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो पहले से Q चार्ज रखा हुआ है, तो अंदर यहां कौन सा चार्ज डेवलप होगा? माइनस Q। अब ये माइनस Q डेवलप कैसे हो पाया? क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो बाहर कौन सा डेवलप होगा? प्लस Q। ठीक है, डेवलप हो गया, लेकिन बाहर वाले को आपने पहले से कैपिटल Q चार्ज दे रखा है, तो वो भी तो है उसके पास, तो टोटल चार्ज कितना हो गया बाहर वाले के पास? Q प्लस Q। फिर से देख लो, समराइज,
यहाँ Q था तो अंदर डेवलप हुआ माइनस Q, तो बाहर डेवलप हुआ स्मॉल q बाहर ये, और कैपिटल Q आपने पहले से दे रखा था, टोटल चार्ज यहाँ कितना हो गया कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। क्लियर? तो देखो भाई इस फोर्थ पॉइंट को समझो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इसको समझा देता हूँ। कैविटी के अंदर Q चार्ज था, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया माइनस Q, तो बाहर कितना डेवलप हो गया प्लस Q, और आपने बाहर से कैपिटल Q दे रखा है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। अब स्टेटमेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q placed inside the cavity and induced charges on S1 at any point outside S1 is 0। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अब मैं क्लियर कर रहा हूं। कैविटी के अंदर चाहे कोई चार्ज हो, चाहे इंडक्शन से कोई चार्ज नया बना हो, उसकी वजह से इस कैविटी के बाहर बाहर जो भी पॉइंट्स हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जैसे ये कैविटी है, इसकी वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, होगा, अच्छी बात है। लेकिन इस कैविटी की वजह से, इस कैविटी के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और उनकी वजह से सी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सिंपल समझना, ऐसे समझ लो दोनों सिस्टम आइसोलेटेड होते हैं। ये सिस्टम ये एक शील्डिंग का काम करता है, इनका इफेक्ट ना यहाँ पे पड़ सकता है ना बाहर पड़ सकता है, बाहर वालों का इफेक्ट ना बीच में पड़ सकता है ना अंदर पड़ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट ये था, Q और माइनस Q की वजह से B पर और C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। नेक्स्ट स्टेटमेंट net electric field due to Q plus Q on S2 and any other charges outside S2 at any point inside of surface S2 like A and B is 0। अब वो बोल रहा है बाहर वाले सरफेस पे जो भी चार्ज है उसकी वजह से अंदर वाले पॉइंट्स मतलब B पर या A पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। सिंपल समझना, ऐसे समझो अंदर वालों का इफेक्ट ना बीच में होता है ना बाहर होता है, और बाहर वालों का इफेक्ट ना बीच में होता है ना अंदर होता है। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक। चलो तो ये देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैविटीज इन कंडक्टर, तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। जिससे मैंने पहली सिचुएशन ये ली, मान लो ये मेरा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, और इसके अंदर स्फेरिकल ही कैविटी है, ये हमारी कंडक्टर है। ठीक, अब मैंने इसके अंदर Q चार्ज एकदम सेंटर पे रखा, तो इंडक्शन होगा इसमें। तो इंडक्शन जब होगा तो खुद ही बताओ, यहाँ पर माइनस Q डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, तो माइनस Q पूरे में फैल जाएगा ऐसे। ये बाहर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लस Q, तो प्लस Q भी पूरे में फैल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सिंपल समझना है कि बाहर के सरफेस पर यहाँ पर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरे में फैल गया, यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैविटी में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बाहर भी स्फीयर है, तो बाहर भी कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म। क्लियर? तो अंदर जो सरफेस S1 है वहां पर भी यूनिफॉर्म हुआ, और जो सरफेस S2 है वहां पर भी यूनिफॉर्म हुआ। क्लियर? अब थोड़ा चेंज करते हैं 2। देखो इसको, कंडक्टर स्फेरिकल है, कैविटी भी स्फेरिकल। ठीक है भाई, स्फेरिकल तो है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे चार्ज रखा है। ठीक है, इस बार मैं कैविटी के अंदर जो चार्ज है उसको थोड़ा सिमेट्रिक ना रखे, उसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, सेंट्रिक रखता हूँ यहाँ पर, ये रखते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा माइनस Q, यहाँ पर कितना होगा प्लस Q। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर माइनस Q थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि भाई आपने उसे थोड़ा सेंटर बना रखे ऊपर रख दिया ना, तो S1 सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बाहर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, और बाहर स्फीयर है, तो बाहर अगर स्फीयर है तो बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अंदर का बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हमने पढ़ा था। तो बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन S2 पर कैसा होगा, क्लियर? थर्ड वाला देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, थर्ड वाले में मैंने क्या किया, ये लिया स्फेरिकल कंडक्टर लिया, लेकिन कैविटी स्फेरिकल नहीं ली, कैविटी ऐसी ले ली। ठीक है भाई, ऐसे ले ली। अब यहां पे चार्ज रख दिया मैंने, ये सरफेस S1 सरफेस S2। ठीक, तो अब बताओ, खुद ही बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
भाई माइनस क्यू डेवलप तो होगा, लेकिन ये स्फेरिकल शेप इरेगुलर है, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, होगा कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। तो S1 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्फेरिकल नहीं है। और ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ, लेकिन फिर भी स्फेरिकल नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब बाहर तो स्फेरिकल है, तो बाहर प्लस क्यू, तो यहाँ पे जब डेवलप होगा तो यहाँ पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर तरफ होगा, अंदर का बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाहर कैसा होगा, यूनिफॉर्म। क्लियर। फोर्थ वाला देखिए, ये स्फेरिकल कंडक्टर तो स्फेरिकल है, कैविटी स्फेरिकल नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ये हमारा कंडक्टर, अब हमने यहां चार्ज रख दिया, ठीक, तो चार्ज मतलब सरफेस, ये सरफेस हमारा S1 और ये सरफेस S2। अब यहां ध्यान से देखो, माइनस क्यू, अच्छा इस बार जो चार्ज है ना, पिछली बार हमने बिल्कुल सेंटर में रख दिया था, चार्ज को थोड़ा साइड में रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं, तो माइनस क्यू डेवलप होगा कि नहीं होगा, होगा, तो माइनस क्यू डेवलप कर दो। अब भाई इतना तो समझ आ गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, और वैसे भी स्फेरिकल नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म। और बाहर क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर तो स्फेरिकल शेप है, तो यूनिफॉर्म। फिफ्थ वाला केस देखो, फिफ्थ देखते हैं, ऐसे अंदर कैविटी जो है वो स्फेरिकल मान, और यहाँ पे रख दिया चार्ज, ठीक, ये सरफेस नंबर S1, सरफेस नंबर हमारा S2। देखो तो यहाँ चार्ज डेवलप होगा माइनस क्यू, और यहाँ डेवलप होगा प्लस क्यू। इस बार बाहर स्फीयर नहीं है, बाहर स्फीयर तो पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तो चार्ज डेवलप होगा भाई, स्फेरिकल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। तो सरफेस S1 यूनिफॉर्म, सरफेस S2 ये स्फेरिकल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है तो कहीं ज्यादा कहीं कम, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। जब शेप स्फेरिकल होती है, यूनिफॉर्म होती है, तभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिक्स वाला, मान लो ये इस तरीके से कंडक्टर हमने मान लिया, कैविटी ऐसी मान ली, और इसको यहां रख दिया, ठीक है, ऊपर रख दिया। अब जब हमने इसको ऐसे किया, अब ये सरफेस नंबर S1, सरफेस नंबर S2, अब इसको ध्यान से देखते हैं, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा माइनस क्यू, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आप ये बिल्कुल सेंटर में ही रखा, थोड़ा ऊपर रखा है, तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, नीचे कम होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म। और बाहर क्या ये स्फीयर है, बाहर डेवलप कितना होगा चार्ज, प्लस क्यू, बट स्फेरिकल तो नहीं है वो शेप, तो जब शेप ही स्फेरिकल नहीं है तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, तो बाहर भी। चलो देखो, तो अब हमें पढ़ना है फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, ये मान लो कोई भी शेप साइज का, ये चार्ज कंडक्टर, अब हमें इसके सरफेस पे निकालनी है कि भाई कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, ध्यान से देखना है इसको। तो यहाँ पर चार्ज जो कंडक्टर है उसको हमने दे रखा है, चलो भाई, तो हमें देखना है फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो इसे देखते हैं, तो मान लो ये कोई कंडक्टर है, अब इसको जो भी चार्ज दिया गया, तो यहाँ पे चार्ज होगा भाई, इसके सरफेस पे जाएगा, अंदर तो जाएगा नहीं चार्ज। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझना है इस चीज को, मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया ये, तो इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया DQ, इस चार्ज को मैंने नाम दिया DQ, ये ध्यान से समझना। तो DQ पर DQ चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बता सकते हो भाई, DQ विल बी सिग्मा इंटू DA, क्योंकि ये एरिया कितना है, DA है, छोटा सा एरिया था जो मैंने ले लिया, तो ये एरिया जो है DA है, तो DQ विल बी सिग्मा इंटू DA। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ध्यान से देखो, DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है,
और dq के अलावा जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितने भी चार्जेस हैं वो E2 है। गौर से सुनना, dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और dq के अलावा जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E2। क्लियर, ये हो गया हमारा। तो अगर मैं अंदर देखूं, यहां पर देखूं, तो यहां पर बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dq की वजह से बाहर E1 और बाकी सारे चार्जेस की वजह से भी बाहर तो E2। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे होंगे, बाहर ऐड हो रहे होंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं कंडक्टर के अंदर आता हूं तो dq पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर E1। ये सारे चार्ज इधर की तरफ हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, उधर की तरफ। तो ये कितना आ जाएगा, E2। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ध्यान से देखो, E इनसाइड 0 होता है, यानी E1 E2 को क्या कर रहा होगा, E1 अंदर कितना है, E1 माइनस E2 कितना होगा, 0। तो इससे हमें पता चल गया कि E1 इक्वल टू E2 है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि अकेले dq का जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और बाकी सारे चार्जेस का मिलके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों बराबर है। ये मुझे पता चल गया, E1 इक्वल टू E2। ठीक, अब ये मैंने वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब आउट, ये मैंने निकाला इनसाइड में, अब थोड़ा आउटसाइड में चलो। आउटसाइड में आप गए तो आउटसाइड में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, तो आउटसाइड में E आउटसाइड यानी E1 प्लस E2। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। E आउटसाइड होता कितना है, E आउटसाइड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पता होगा भैया। तो E आउटसाइड को E भी बोल देते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, E को E आउटसाइड। तो E1 और E2 बराबर है तो मैं क्या लिख दूं, 2E1 लिख दूं। तो इससे E1 कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये क्लियर है। तो मैंने E1 E2 बराबर और E1 की वैल्यू निकाल दी। अब ध्यान से सुनो, या E2 की वैल्यू निकाल दी। चलो E1 प्लस E2 को मैं E2 लिख दे रहा हूं, E1 प्लस E2, E2 प्लस E2, 2E2। तो ये E2 की वैल्यू निकाल दी, दोनों की वैल्यू बराबर ही है। E1 इक्वल्स E2 इक्वल्स दैट इज सिग्मा बाय 2। क्लियर। अब देखो, इस dq चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कभी भी किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद उस पर फोर्स नहीं लगाता, किसी चार्ज पे फोर्स लगाता है किसी दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो dq चार्ज का जो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो उस पर फोर्स नहीं लगाएगा, तो dq पे फोर्स कौन लगाएगा, E2 लगाएगा। तो यानी फोर्स को क्या लिखूंगा मैं, dF। चार्ज कितना है भाई मेरे पास, dq, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2। क्लियर, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाता। तो इससे dF कितना मिल गया, व्हाट इज dq, सिग्मा dA। व्हाट इज E2 की वैल्यू यहां से लिख दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो dF इक्वल्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA। क्लियर, इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट कर दो, F कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये आ गया भाई आपका सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर, ये आ गया हमारा निकल के। अब अगर मैं यहाँ प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूं, फोर्स आ गया, तो प्रेशर मैं चाहूं तो चलो इसको मैं ये तो मैंने फोर्स निकाल दिया आपका इस पे, तो मैं प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूं, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, तो इट विल कम आउट टू बी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। आ गया भाई, क्लियर है। अब हमें बहुत पहले से पता है कि नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये हमें बहुत सबसे शुरुआत में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। तो कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो मैं सिग्मा को क्या लिख सकता हूं, व्हाट कैन आई राइट फॉर सिग्मा, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो कितना फॉर्मूला बन गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसको याद रखना, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर या तो इसके फॉर्म में लिख दो या हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ओके। चलो देखो, तो अब देखते हैं सॉलिड एंगल।
ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आइसक्रीम कोन सबने खाया होगा, तो ये आइसक्रीम का कोन है, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ आइसक्रीम पूरी भरी होती है, ये यहाँ देखा बीच में एंड में एकदम चॉकलेट होती है, तो वही मैं उसी शेप में बना रहा हूँ ये। तो यही जो चॉकलेट की सर्कुलर शेप बननी है ना, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये जो सॉलिड एंगल है इसको डिनोट किया जाता है इससे, किया जाता है, और ये जो है वो आपका सॉलिड एंगल बन जाता है। अगर इसकी वैल्यू आपको देखनी है तो सॉलिड एंगल, ठीक है, इसको ये जो फॉर्मूला आपने ओम का सिंबल पढ़ा, ओम ये यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसको वो होती है, उसमें इसको मेजर करते हैं। तो ये आता है आपका, इसके सामने का जो एरिया है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द सॉलिड। तो हम इस तरीके से किसी भी सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं। मान लो मेरे पास कोई स्फीयर है, तो उसका मैं किस फॉर्म में सॉलिड एंगल डिफाइन करूंगा, ये स्फीयर मान लिया, तो जरूरी नहीं है पूरे स्फीयर का, मैं छोटे से हिस्से का डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो ये मैंने इस तरीके से ऐसे बन गया, तो ये वाला जो हिस्सा बन गया ना, ये बन गया आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। तो स्फीयर का इतना वाला हिस्सा कोनिकल शेप में, तो जनरली कोन का हम यूज करते हैं। अब अगर मैं इसको हाफ एंगल कोन के फॉर्मूले से डिफाइन करना चाहूं, तो ये कितना आता है, ये आ जाता है, तो ये कोन है अगर, तो ये इसका हाफ एंगल हो गया अल्फा, ये डिस्टेंस है, ये होगी आपकी a, ये रेडियस है, ये कितनी होगी r, ठीक है। तो जब हम इसका सॉलिड एंगल कैलकुलेट करते हैं, तो सॉलिड एंगल कम्स आउट टू बी 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो वैल्यू लिख सकता हूं 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी लिखूंगा, इस वाले ट्राइंगल को देखो, बेस कितना है a, ये बेस a हो गया, ये a है तो ये a है, ये r है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली याद रखना है आपको, और ये हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। तो देखो मैं कुछ फिगर्स के सॉलिड एंगल, 3D फिगर्स के सॉलिड एंगल निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे अगर मुझे सॉलिड एंगल निकालना हो हेमिस्फीयर का, तो देखो भाई ऐसे बनता है हेमिस्फीयर आपका, तो मैं इसको दो हिस्सों में बांटू वही हाफ एंगल के अकॉर्डिंग, तो ये एंगल अल्फा कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला रेडियस तो आ गई, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, 2 पाई 1 माइनस कॉस, व्हाट इज अल्फा 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो सॉलिड एंगल कितना हो गया 2 पाई 1 माइनस 0 इज, तो सॉलिड एंगल कितना निकल के आ गया 2। अब अगर मैं कंप्लीट स्फीयर का सॉलिड एंगल निकालना चाहूँ, ये कंप्लीट स्फीयर बन गया, तो जब मैं इसको दो हिस्सों में बांटूंगा, जैसे इसको दो हिस्सों में बांटा मैंने हाफ में, तो इसको भी अगर मैं दो हिस्सों में बांटूंगा, मान लो ये बांट दिया मैंने, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा अल्फा, यहाँ पे अल्फा 90 आया था, तो यहाँ पे अल्फा आएगा 180, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाऊंगा इसका 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, 2 पाई 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 पता होगा आपको -1, 1 माइनस -1, तो कितना आ गया 4 पाई, ठीक है। अब थोड़ा मैं इसको करके दिखाऊं आपको कि आया कैसे, स्फीयर बनता है कैसे, ध्यान से देखना, ये मार्कर है, इससे मैं स्फीयर बना रहा हूं और 4 पाई निकाल के रखूंगा, मार्कर है, मैंने घुमाया घुमाया घुमाया, पहले हमें स्फीयर भी बना के दिखा सकता हूं आपको, मैं स्फीयर बनाना देख लूं, यहाँ पे मुझे कितना लेके आना है 2 पाई, ठीक है, हमें स्फीयर बना रहा हूं, ये मार्कर है, मैंने इसको ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया, ठीक है, पाई कवर हो गया। अब मैंने इसको ऐसे घुमाया चारों तरफ, अब ये पाई फिर से कवर, तो कितना हो गया 2 पाई, ठीक है। अब स्फीयर पे आ जाओ, पूरा स्फीयर बनाना, मैं यहाँ पर हूँ, कैसे घुमाऊं, पहले जैसे आपको होगा चलो वैसे घुमा दूंगा,
ऐसे घुमाए, जैसे यहाँ पे स्फीयर बना के दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे यहाँ पे हूँ, घूम रहा है 90, 180, 270, 360, 2 पाई हो गया। ये तो ऐसा चक्कर घूम गया, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, तो चारों तरफ कवर हो गया। तो ये 2 पाई वो हुआ, 2 पाई ये हुआ, तो कितना हो गया 4। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, अ पॉइंट चार्ज Q is placed at a distance a from a disk of radius r। एक डिस्क है ये, इसका रेडियस r है, इससे a डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्रॉसिंग द डिस्क। तो इस चार्ज का कितना फ्लक्स इससे क्रॉस हो रहा होगा ये हमें बताना। ठीक, अब ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, जैसे यहां से डिस्टेंस है a, लेकिन जैसे ही आप ऊपर गए डिस्टेंस बढ़ जाएगा और बढ़ेगा और बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप यहाँ पे निकालोगे तो नॉन यूनिफॉर्म निकलेगा, यहाँ पर कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, तो ये दिक्कत है। तो हम इसमें यूज कर लेते हैं सॉलिड एंगल का। क्लियर, तो सॉलिड एंगल देखते हैं। अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं ऐसे, और इसको इससे जोड़ दूं तो एक कोण बन गया, तो मैं ये सॉलिड एंगल निकाल दूंगा ये वाला, तो ये सॉलिड एंगल मेरे निकल आएगा ये वाला। ठीक, उसके लिए क्या करना है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए होता है, ये एंगल को क्या बोलता हूं मैं, अल्फा, तो वो मैं निकाल लूंगा। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला डाल दो, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला देखो, दिस इक्वल्स 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। इस वाले ट्राइंगल को देखो, बेस कितना है भाई, ये कितना डिस्टेंस है a, नीचे दे रखा है a, ये कितना है r, तो ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r, ये आ गया भैया आपका सॉल्व। क्लियर, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक, अब अगर मैं थोड़ा, मुझे तो फ्लक्स चाहिए, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस चार्ज Q को ऐसे मान लूं तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो तो टोटल स्फीयर से पास हो रहा होगा ना भाई। एक का फ्लक्स इधर 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 हर तरफ पास होता है, तो टोटल स्फीयर से फ्लक्स, टोटल स्फीयर का एंगल कितना होता था, हमने निकाला था, टोटल स्फीयर का एंगल होता है 4 पाई। ठीक है, तो टोटल स्फीयर का एंगल अगर 4 पाई है तो उससे फ्लक्स कितना हो रहा है, जो भी फ्लक्स होगा हमें इसके थ्रू निकालना है, इसके थ्रू कितना होगा। तो मैं यूनिटरी मेथड पे जा रहा हूं। देखो यूनिटरी मेथड क्या बोल रहा है, फ्लक्स टोटल बताना पहले कितना आएगा, गॉस लॉ से टोटल फ्लक्स कितना आता है, व्हाट इज नेट फ्लक्स। अगर मैंने स्फीयर मान लिया तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड मतलब कितना चार्ज है अंदर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। देखो अगर मैं स्फीयर मानता हूं तो टोटल फ्लक्स आ जाता है। तो सिंपल यूनिटरी मेथड क्या बोल रहा है कि 4 पाई से एंगल से टोटल फ्लक्स जा रहा है, यानी कि फाई नेट जा रहा है। तो इतने एंगल से कितना जाएगा, कितना एंगल, ये एंगल दे रखा है हमको, इतने से कितना जाएगा, तो यूनिटरी मेथड लगाओ, यानी जो नेट फ्लक्स है 4 पाई से डिवाइड किया इनटू। अब इसको मैं सॉल्व करूं, नेट फ्लक्स है कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई इनटू, इसकी वैल्यू यहां से उठाऊं, इनटू कितना 2 पाई 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, इससे ही कैंसिल आउट हो गया, तो फ्लक्स कितना है मेरा, इससे ही कट गया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इस मेथड से ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया, वरना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बहुत लेंथी। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गॉस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, बाय।